नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। शुभंकर, राजीव और हम तीनों इस समय आपके साथ हैं और अभी तक की हर बड़ी खबर पर आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन शुभ, सबसे पहले अभी इस वक्त की जो बड़ी खबर है राजीव, वो यही है कि दिल्ली और मुंबई में इनकम टैक्स की टीमें सर्वे कर रही हैं बीबीसी के ऑफिसेज में और टैक्स चोरी का आरोप। और ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बाद जुड़ के देखा जा रहा है कई सियासतदानों की तरफ से। बिल्कुल, एक महायज्ञ चल रहा है सर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आपको याद होगा बाबा बागेश्वर धाम में महायज्ञ चल रहा है। इसके अलावा एक घटना जो कानपुर में घटी, जहां पर मां और बेटे घर के भीतर थे, लेकिन सरकार और प्रशासन का वो बुलडोजर पहुंच गया, कहा कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो कार्रवाई कब हुई? जब वो भीतर थे, दोनों की मौत हो गई है। बहुत सारे सवाल सरकार पर वहां पर उठ रहे हैं। देखिए, एक और गमगीन करने वाली खबर ये कि सर आज पुलवामा की बरसी 4 साल हो गए हैं, 40 जवानों की वो शहादत कभी ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। बदला भारत ने लिया। लेकिन उस खबर पर हम जाएं उससे पहले आपको बता दें जो खबर सईद जी ने जिक्र किया कि बीबीसी पर छापा जो है जिसका जिक्र किया जा रहा है, आईटी टीम सर्वे कह रही है। और ये फिलहाल खबर आ रही है कि दिल्ली और मुंबई में सर्वे किया जा रहा है। ये टेक्निकल टर्म जो है इस्तेमाल किया गया है सर्वे का। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े लोग ये कहते हैं कि जो छापा पड़ता है उससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे सर्वे का नाम देता है। और अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई, क्योंकि हाल फिलहाल में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी 2002 को लेकर। उसके बाद जब यहां पर छापे पड़ते हैं तो इन कड़ियों को जोड़कर कांग्रेस ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि लोगों के मोबाइल फोन जो है दफ्तर में ले लिए गए थे, उनसे कहा गया घर जाएं। और वित्तीय मामलों से जुड़े लोग जो हैं वो फिलहाल बीबीसी में मौजूद हैं। इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा बीबीसी का मामला है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल टैक्स चोरी का मामला है जिसको लेकर ये छापेमारी हो रही है या सर्वे हो रहा है, जो टेक्निकल टर्म कहा गया है। जरा बताइए क्या है मामला जिसको लेकर ये पूरी टीम पहुंची है दिल्ली मुंबई में? बिल्कुल, 12 बजे से ये सर्वे किया जा रहा है। यहाँ दिल्ली का जो ऑफिस है बीबीसी का, इसमें 5वां और 6वां फ्लोर, इसके अलावा 11th फ्लोर पर बीबीसी के ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। 12 बजे से यहाँ पर लगातार सर्वे किया जा रहा है। माना जा रहा है कि करीब 65 के आसपास जो एम्प्लाई यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो मुंबई में एम्प्लाई हैं उन सभी लोगों के मोबाइल फोन्स को अलग रखवा दिया गया और ये कहा गया है कि वो दफ्तर के बाहर रहें। इसके साथ ही ये जानकारी मिल रही है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वहां पर जो 15 से 20 जो टीमें हैं, टीम के जो सदस्य हैं वो वहां पर मौजूद हैं और वो लोग इस वक्त छानबीन कर रहे हैं। कई दस्तावेजों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। इसके अलावा कई लोगों के मोबाइल्स को भी इस वक्त खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही जो दिल्ली में इस वक्त रेड चल रही है या फिर उसको सर्वे कह सकते हैं, यहाँ पर जो ऑफिस में लोग मौजूद थे वो बहुत सारे लोग इस वक्त बाहर हैं। और लिए चलते हैं, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हिमांशु और दिव्येश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी करेंगे बात। बीबीसी पर आयकर विभाग नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है और जब ये कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि भारत संविधान और कानून के तहत चलता है और ये श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहां पे कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। ये अपना काम कर रही हैं और सवाल आज ये भी कहा जाएगा, कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में
वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सबसे पहले यह कहना आज गलत नहीं होगा, बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। हम सब जानते हैं कि विश्व पटल पर किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं भाता है, और जब जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसियां हों या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, उनको बड़ा दर्द होता है। सबसे पहले तो बीबीसी का जो इतिहास है, कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। बीबीसी रिपोर्टिंग करे, निष्पक्ष पत्रकारिता करे, भारत का संविधान ये हक उन्हें देता है। लेकिन किस तरह की पत्रकारिता की आड़ में एक एजेंडा आगे बढ़ाया जाता है, वो मैं आपके समक्ष रख दूं। There is a reporting that was done by the BBC in a program. They unleashed the most venomous attack against our country. The program presenter referred to a commander of a terrorist outfit operating in Kashmir as charismatic young militant. एक आतंकवादी जो भारत की अखंडता के खिलाफ शक्ति खड़ी हो रही है, उसको बीबीसी ने बताया करिश्माई युवा उग्रवादी है। ये करिश्माई युवा उग्रवादी, ये किस तरह की रिपोर्टिंग है? आप भारत में कार्य करना चाहते हैं और भारत के संविधान को तार तार करते हैं, भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति, अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहां क्या त्योहार हैं, सबके क्या भाव हैं, वो बिना जाने बीबीसी ने कहा होली इज अ फिल्थी फेस्टिवल
BBC, what do you know about the festivals of India? And citing this example will go a very long way to show how venomous, how shallow the reporting of the BBC is. Adding to that, we all revere father of the nation, Mahatma Gandhi ji. But BBC wishes to operate in India, yet refuses to respect the icons of the country. The BBC very categorically in a program, and its presenter had the temerity to say that Mahatma Gandhi had failed in his attempt to liberate India in 1946. And BBC should definitely also pay heed to the words of UK's longest serving Prime Minister, Margaret Thatcher. She had called the BBC as Bolshevik Broadcasting Corporation. These examples are very important for a fundamental reason, and the reason is this. India is a country which gives an opportunity to every organization, every individual, as long as you are willing to abide by the constitution of our country, as long as you do not have a hidden agenda, as long as you don't spew venom, and as long as the facts that you bring out in public domain and you disseminate have a basis. It can't be whims and fancies of a corporation. And this cannot be tolerated. Having spoken about the BBC, there are larger questions to be asked to the opposition parties who have not even fulfilled their responsibility of exercising restraint. और ये कहना गलत नहीं है. क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ हमेशा? पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहिए सबको. हम पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है. अगर एक संस्था, कानूनी संस्था अपना कार्य कर रही है और अभी वो कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई है, उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष बाहर भी नहीं आया है, किस आधार पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्षी दल, जो भी देश विरोधी ताकत है, उसके साथ खड़े हो जाते हैं? आपका चरित्र ऐसा क्यों बन गया है कि आप संयम नहीं बरत सकते? आपका चरित्र ऐसा क्यों बन गया है कि जो भी देश विरोधी ताकत होगी, चाहे वो चीन हो, चाहे वो बीबीसी, और कई बार हमने देखा कि आतंकवादियों के साथ कांग्रेस का हाथ, और तमाम ऐसे मुल्क हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती. यह सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा. पहला,
जो कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है अभी वो समाप्त नहीं हुई थी, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इस पे आपने ओछी हल्की घटिया राजनीति करी? क्यों नहीं संयम दिखाया कि रिपोर्ट आने का इंतजार करते? और ये न्यायालय का काम है, वो तय करेगी कि किसी भी जांच एजेंसी का या किसी विभाग का कार्य कानूनी तौर पे सही है या द्वेष भावना से किया गया है। तीसरी बड़ी बात, आप ये भूल जाते हैं कि इसी बीबीसी के खिलाफ जब आपकी सरकार थी तो प्रतिबंध लगाया गया। जब बैन आपने लगाया तो वो ठीक है, लेकिन अगर आयकर विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है तो मोदी जी से नफरत आपकी इतनी है कि आप उसको भी राजनीतिक रंग दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा चरित्र दिखाती है कि किसी भी संवैधानिक संस्था और कानूनी संस्था पर इनका विश्वास नहीं होता है? चाहे वो देश का सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वो भारत की सेना हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सीएजी हो, और अब ईडी सीबीआई पे भी आप आरोप लगाते हैं, लेकिन न्यायालय जाते हैं तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। आयकर विभाग पे भी आपका विश्वास नहीं है, तो आपका विश्वास केवल ऐसी संस्थाओं पे है, ऐसी एजेंसियों पे है जो भले भारत का नुकसान कर दे, लेकिन आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपको तवा मिलता रहे। ये बेहद ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इतना ही कहूंगा, कोई भी जांच एजेंसी हो या कोई भी विभाग हो, अगर वो अपना कार्य कर रहा है और उस पे इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, तो देश की जनता देख रही है कि किस तरह से आप देश विरोधी शक्तियों के साथ खड़े हैं और देश के साथ नहीं खड़े हैं। धन्यवाद। गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, ने आरोप लगाए हैं सीधे सीधे कांग्रेस पर। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आप इंतजार कीजिए, संयम आपका कहां गया, और बीबीसी को उन्होंने देश विरोधी बताया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कहा कि ये अघोषित आपातकाल है। बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आईटी सर्वे, इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल बता दिया है। और जयराम रमेश ने कहा, सुनिए। और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो कांग्रेस घोषित आपातकाल जरूर बता रही है, लेकिन इस वक्त हम आपको जो आयकर विभाग की कार्रवाई दिल्ली के बीबीसी ऑफिस में चल रही है, वहां की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से। ये देखिए, हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां पर आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। सुनिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो, आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप कैसे 10 मिनट से? गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब अंदर किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो, आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप कैसे 10 मिनट से? गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब अंदर गेट खुलवा रहे हैं आप कैसे 10 मिनट से? गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे?
वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब एंटर किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो इधर। आराम से तो बात करो भैया, फोन गेट खुलवा रहे हो आप 10 मिनट से, गेट कौन खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट। हिंद के अरशद मदनी का बयान राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। अरशद मदनी ने इस्लाम को भारत का सबसे पुराना धर्म बताया, लेकिन अब इसमें गिरिराज सिंह की एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को तो बंटवारे के वक्त ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। हम ओम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। हमें सद्भावना सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो अल्लाह है जी, और वो ओम हिंदू साहिबान जो है उसको मानते हैं। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मजहब है। अब कहाँ आदम, कहाँ अल्लाह, कहाँ मनु, कहाँ ओम, गड़म गड़ करके इस तरह नहीं होता। ओम और शिव और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम कहते हैं, ये तो अनादि दिल्ली के रामलीला मैदान में पिछले हफ्ते जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी के बयान पर सियासी बवाल मचा है। मदनी ने इस्लाम को भारत का सबसे पुराना मजहब बताया, अल्लाह और ओम को एक बता दिया। तभी से बवाल शुरू है। दिल्ली में हिंदू फ्रंट प्रदर्शन करने लगा है, तो देवबंद में बजरंग दल केस दर्ज करने की शिकायत दे चुका है। अरशद मदनी के बयान के खिलाफ महमूद मदनी की अगुवाई वाला जमीयत का ही दूसरा गुट खड़ा है। तमाम मौलवी मौलाना खड़े हैं। मजहब के जानकार, साधु संत, मुनि महंत से लेकर इतिहासकार तक खड़े हैं। और अब अरशद मदनी के बयान के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरशद मदनी के बयान पर नाराजगी जताते हुए उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात दोहराई। मेरे पूर्वजों ने एक गलती जरूर की। जब आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ तो हिंदू मुसलमान के आधार पे, अगर उस समय इन लोगों को पाकिस्तान भेज दिए होते। मौलाना अरशद मदनी लगातार इस्लाम को भारत का सबसे पुराना मजहब बता रहे हैं और भारत की जमीन को मुसलमानों की प्राचीनतम जमीन करार देने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ऐसे बयानों को सरकार को बदनाम करने की साजिश करार देते हैं। मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। 1400 साल तो इनकी आयु है इस्लाम का, इनसे पुराना तो ईसाई का है 2200 साल। और हमारे ओम और शिव और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम कहते हैं, ये तो अनादि है। मदनी के बयान पर ऐसी सियासत इसलिए शुरू हुई है क्योंकि मदनी ने ऐसे मंच से अपने मजहब को सबसे प्राचीन और उम्दा बताकर दूसरे धर्मों को कमतर साबित करने की कोशिश की, जो मंच सर्वधर्म प्रेम और संभाव के लिए बनाया गया था। अब अरशद मदनी खुद के बयानों को लेकर हर तरफ अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मजहब है। भारत में जब इस्लाम आया तो उससे पहले कई मजाहिब यहाँ पर मौजूद थे, जो कि खुद हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में अल्लाह ने कुरान में इस बात की हिदायत दी है, हुक्म दिया है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है और हमारा दीन हमारे लिए है। यानी हम अपने दीन पर अमल करें, तुम अपने दीन पर अमल करो। अरशद मदनी का बयान पिछले हफ्ते जिस मंच पर हुआ था, वहां सबसे पहले जैन मुनि लोकेश ने ही मदनी का विरोध किया था और मंच से उतर गए थे। अब अखिल भारतीय जैन सभा की ओर से भी मदनी के बयान पर आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में बैठक की जा रही है। शांति, भाईचारा और सद्भाव के मंच पर मदनी और मुनि के बीच जो कुछ हुआ है, उसे लेकर अब मजहब से सियासत तक जुबानी महाभारत चालू है। इस बहस का क्या अंजाम होता है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।